नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी, अमिताभ बैनर्जी। मैं कोविड महामारी का लेखक हूँ, जो कि अंग्रेजी किताब कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का हिंदी अनुवाद है। और एक एक चैप्टर के बारे में हम बातचीत करते हैं रोज। 20 चैप्टर हमने अपने यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। आज 21वां चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसका जो टाइटल है वो है, अंग्रेजी में है कि ग्लोबल रिस्पॉन्स to COVID-19 pandemic has been amateurish. Complex issues need many thinking heads. इसका जो हिंदी अनुवाद है, जो दुनिया में जो कोविड-19 की महामारी पर जो प्रतिक्रियाएं की गई थी, नौसिखिया है, जो कि अनाड़ी की तरह थी। और जटिल मुद्दों में कई सोचने वाली टोपियों की आवश्यकता है। ये हम समझाएंगे सोचने का टोपी का क्या मतलब है। कि जो भी कॉम्प्लेक्स इशू है उसको एक तरह से ही नहीं सोचना है। जैसे अभी कोविड की पैंडेमिक में एक ही तरीके से सोचा है, और दूसरे कई पहलू होते हैं। हर कोई भी समस्या होती है, एक पहलू नहीं होता है। तो अच्छे से अगर पेशेवर प्रोफेशनल हिसाब से अगर कोई हम सोल्यूशन निकालना चाहते थे, तो हमको कई तरह से सोचना था। तो उसका अभी हम बताएंगे कि कैसे थिंकिंग स्ट्रैटेजी होता है। घबराहट, पैनिक, डर, भय और इरेशनल बिहेवियर और ने क्या किया, हम पैनिक कर दिए लोगों को, हमने प्रोपेगेंडा किया। और इरेशनल बिहेवियर, जिसका कि कोई कॉमन सेंस नहीं है। ऐसे लगता था कि पूरा दुनिया में पागलपन फैल गया है, कोई सोच नहीं रहा है, सब डर रहे हैं। और डर, आपको भी याद होगा, सबको डरा दिया था। तो ऐसे वातावरण में लालच, जो लोग लालच जो है वो ऊपर आ गया। लालच को महामारी का फायदा उठाने की मौका मिल गया, अनुमति दे दी। लालची लोग ने काफी इसका फायदा उठाया। हमने जिस तरह से कोविड से निपटा, उससे हमें सीखने के लिए कुछ सबक है। हमेशा मैं कहता हूँ कि अभी आप सोचेंगे कि कोविड के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे ऐसी गलती ना हो। वर्तमान महामारी के प्रति दुनिया की जो प्रतिक्रिया थी, शुरू से ही नौसिखिया रही है, एमेच्योर जैसे, अनारी जैसे। लॉकडाउन, स्कूल बंद और शारीरिक दूरी, 6 फुट की दूरी। अभी देखा होगा आपने, कुछ दिन पहले ही फौची ने, उसका जो हियरिंग चल रहा है यूएस सेनेट में, उससे पूछा गया कि 6 फीट की दूरी कैसे, उसमें कोई साइंटिफिक ये है, शोध किया है। तो फौची को कबूल करना पड़ा कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई इसका साइंस नहीं है इसके पीछे, ऐसे ही सोच के बना दिया। तो अभी सोचिए, ये इतने बड़े बड़े हमने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए, पूरे वर्ल्ड ने कर दिए, और ये बिगड़ सोच के कर दिया। ऐसा कोई उस स्तर का कोई अगर वैज्ञानिक बोले या डॉक्टर बोले, तो ये तो बहुत ही मैंने अजीब गरीब वाली बात है। तो और स्कूल बंद, तो ये स्कूल बंद, लॉकडाउन, ये सब 6 फुट की दूरी का जो अमेरिका के एक 14 वर्षीय स्कूल छात्र, जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक की बेटी है, थी, या मैंने उस टाइम जो 14 साल की थी, स्कूल कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर आधारित थी। ये एक कोई स्कूल के बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट किया था, और उसमें क्या करें कि कंप्यूटर जैसे मॉडल्स बनाए हैं कि अगर हम स्कूल बंद कर देंगे या लॉकडाउन करेंगे तो इतना बीमारी रुक जाएगा। और उस पे वो वैज्ञानिक लोगों ने उसके ऊपर आगे बढ़ा के स्केल अप करके इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए हैं, जिसका कि कोई एक्चुअल ग्राउंड में कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं। सोचिए अभी क्या ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं पूरा दुनिया। इसके अलावा मास्क के भी जो स्टडीज किए थे, इसके पहले कितने भी स्टडीज थे, उससे पता चला कि मास्क से वायरस नहीं रुकता। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। और उन्होंने क्या किए थे, कुछ हैमस्टर में स्टडी किए थे। एक हैमस्टर लेबोरेटरी, छोटे जानवर होते हैं, उसको लैब में बीच में मास्क का कपड़ा लटाया था, एक को इन्फेक्ट किया था, एक को इधर रखा था, देखा था कि ये तो इंसानों में बिगड़ स्टडी करके उन्होंने हैमस्टर स्टडी करके मास्क को ये बना दिया, मास्क पहनना है सबको, मास्क मैंडेट कर दिया।
पहले तो बोला था कि मास्क से कोई फायदा नहीं होता, फिर बोला था कि मास्क पहनना है, डबल मास्क कर दिया, फिर हमारे देश में भी कितने लोगों से फाइन ले लिया अगर मास्क नहीं पहने हैं। और बाद में इसके ऊपर शोध हुआ था, मास्क के ऊपर। डेनमार्क में स्टडी हुआ था, इंसानों में हुआ था इस बार। और बांग्लादेश में बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, 3 लाख पॉपुलेशन में। उसमें पता चला कि मास्क से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हमको तो एक और चिंता है कि हमारे देश में वही मास्क हम दिन भर पहनते हैं, वो कितना गंदा होता होगा, हो सकता है उससे और बीमारी फैलता होगा गर्मी में मास्क में। और जो भी मास्क ओटी में पहनते हैं, डॉक्टर टच होने से भी चेंज करना पड़ता है, हर 6 घंटे में 3 घंटे में चेंज करना पड़ता है अगर लंबा ऑपरेशन करते हैं तो। और ये दिन भर बच्चे बेचारे मास्क पहन के, गरीब आदमी कहाँ से अच्छा मास्क लाएगा, साफ मास्क लाएगा धुला हुआ। तो कोविड-19 उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। या तो ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत ही सरल चीज है, इसको जानबूझ के लालची लोगों ने जटिल बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो इसके, या ये सरल है या सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। हमेशा लोग यही प्रोपेगेंडा में बोलते हैं, भाई नया वायरस है, पता नहीं क्या होगा। तो दूसरा बात है, या तो ये बिल्कुल नॉर्मल वायरस है, ज़्यादा इसका सिंपल वायरस है, इतना डरने वाली बात नहीं थी। पर इसको ऐसे प्रोपेगेंडा से, पैनिक से इसको एक जटिल बना दिया है। तो इसको समझने के लिए हमको थिंकिंग हैट्स, एक कोई एक डॉक्टर साहब थे माल्टीज के, एडवर्ड डी बोनो। वो एडवर्ड डी बोनो एक माल्टीज चिकित्सक थे और एक बहुमुखी व्यक्ति थे वो। कई उनके ये थे वो, लीडरशिप कोचिंग भी करते थे, थिंकिंग सिखाते थे, स्कूल के बच्चे से लेके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में वो थिंकिंग के ऊपर वर्कशॉप लेते थे। तो उन्होंने कई किताबें लिखी है थिंकिंग के ऊपर। तो एक उनका किताब है 6 थिंकिंग हैट्स, सोचने के 6 टोपी, देखा जाए इसको अगर अनुवाद करें तो उन्होंने कहा था कि कोई भी समस्या को समझने के लिए आप एक तरफा नहीं सोचिएगा, आपको अलग अलग तरीके से सोचना है। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो अपना एक ही नज़रिया पकड़ लेता है, टनल विजन जिसको कहते हैं, और वो बड़े पिक्चर को मिस करता है। और जो कि इस महामारी में हुआ है, एक ही तरफ, और दूसरे को तो आने आगे ही नहीं आने दे रहे थे। तो खैर, हम अभी अगर 6 थिंकिंग हैट से हमने ये कॉलम लिखा था कि ये कोविड का जो समस्या है उसके लिए हम 6 थिंकिंग हैट्स, उन्होंने कलर दिया था, टोपी का कलर दिया था। एक वाइट टोपी दिया था, सफ़ेद, सफ़ेद मतलब फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है। दूसरा दिया था उन्होंने, वाइट हैट दिया था, उसके बाद रेड हैट दिया था। रेड यानी इमोशंस, दिल, दिल क्या कहता है, हमारा आत्मा क्या कहती है। वाइट हैट हम दिमाग से काम लेते हैं, फैक्ट्स। दिल है कि जो इमोशंस, हर टाइप के इमोशंस होते हैं। डर भी एक इमोशन होता है, फियर भी एक इमोशन होता है, लव इमोशन होता है, और लालच भी एक इमोशन होता है। तो हमको रेड हैट मीन्स इमोशंस की तरफ से सोचना चाहिए कि हमारा इमोशंस के अलावा जनता का इमोशन क्या है, भले लोग या बुरे लोग दोनों के इमोशंस क्या है, जो कि समस्या को जटिल बना रहा है और जो कि समस्या को सुलझा भी सकता है अगर हम उस पहलू से देखें तो। रेड हैट था। फिर उन्होंने ब्लैक हैट, एक था काली टोपी। काली टोपी यानी नेगेटिव, नेगेटिव चीज, कोई भी समस्या का नेगेटिव चीजें क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, जो डाउन साइड है, जो ब्लैक यानी काला, डाउन, अंधेरा, उसका जो। फिर एक ये था येलो हैट, पीले रंग का टोपी। पीला मतलब सनसाइन, उसके पॉजिटिव चीजें, सनसाइन यानी सूरज की किरण, हम पॉजिटिव चीज सोचते हैं तो हम सनसाइन के बारे में सोचते हैं। तो एक पीला टोपी पहनो। और उसके बाद एक था ग्रीन हैट। ग्रीन मतलब नया प्लांट बनता है, ग्रीन यानी क्रिएटिविटी, कोई नया आविष्कार, ग्रीन हैट जो हम कर सकते हैं। और आखिरी में एक था ब्लू टोपी, नीले रंग का टोपी। ब्लू मतलब स्काई, ऊपर से देखना है, सब हैट को मिला के बिग पिक्चर देखना है वो। तो उन्होंने क्या कहा था, जो थिंकिंग स्ट्रेटेजी में, आप सोचिए कि आप एक एक करके हैट पहनेंगे, 2 मिनट उस हैट पहन के सोचिए, उस टोपी को 2 मिनट रखे, सफ़ेद टोपी को रखिए, तो आप खाली एविडेंस देके, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या एविडेंस है, डेटा क्या है।
उसके बाद आगे 2 मिनट बाद निकाल के दूसरा टोपी लगा के सोचे, रेड हैट लगा के सोचे कि क्या क्या इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है, कि हम सही दिमाग से काम ले रहे हैं, डेटा से ले रहे हैं, या अपने दिल के भय से ले रहे हैं, या दूसरे लोग डर के ले रहे हैं, या दूसरे लोग का कोई लालच है, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। अभी इस पैंडेमिक में कई लोगों को ऐसे फायदा उठाए थे जो लोग। फिर 2 मिनट रेड हैट को निकाल के फिर आप दूसरा हैट पहनिए, पीला हैट टोपी पहन लीजिए, तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें क्या है, इसमें अच्छी चीज़ें क्या है। फिर ब्लैक हैट पहन लीजिए कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या है। तो ये 2 मिनट बाद फिर उसको आप ग्रीन हैट पहन लीजिए कि इसमें हम कोई नया तरीका सोच सकते हैं क्या, क्रिएटिविटी, जिससे कि हम ये समस्या से निकल। और आखिरी में आप ब्लू हैट देखिएगा, ये टोपी देख के देखिएगा कि हमने बाकी सब हैट्स को ठीक से मिला के सोचा है कि एक हैट को ज़्यादा यूज़ किया, दूसरे को नहीं किया। तो ये 6 थिंकिंग हैट्स वाला टेक्निक अगर हम कोविड में अगर इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हम वाइट हैट देखेंगे कि वाइट हैट में हमने जो शुरू में क्या था कि आतंक फैल गया था। शुरू में तो रेड लाल टोपी से पूरा दुनिया सोचा, डर के मारे लॉकडाउन कर दिया, इटली में इतने लोग मर गए वेस्ट में। और वो लोग कौन मर रहे थे, वो बुजुर्ग मर रहे थे 80 साल के ऊपर, जो कि नर्सिंग होम में थे। पर हम जब अगर वाइट हैट इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से डेटा को देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट देखेंगे, तो 2-3 महीने में ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योनेट्स और प्रोफेसर जय भट्टाचार्य ने शोध किया था। उन्होंने सीरो सर्वे किया था, बड़े पॉपुलेशन में कितने लोगों को हो गया संक्रामित, कितने लोगों को इन्फेक्शन फैल गया, और उसमें से कितने लोग का देहांत हुआ। एज वाइज उन्होंने किया था कि हर एज के ग्रुप्स में। तो उन्होंने पाया था कि 0 से 19 साल तक उसका जो मोर्टेलिटी है 0.0003%, यानी 99.9973% सर्वाइव कर जाते हैं 19 साल तक। मतलब मरने का ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। 99.99% लोग, 9973% लोग 19 साल तक उनको कोविड का कोई असर नहीं होता है। और 20 से 29 29 साल तक सर्वाइवल इज 99.986, तकरीबन उतना ही है। 30 से 39 तक 99.969, 40 से 49 99.91, 50 to 59 99.73। अमेरिका का डेटा है। वहाँ पे तो मोटापा ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो वहाँ का और हमारे देश में और भी कम फिगर है, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा कम है। क्योंकि बाद में हमने पहले भी बताया था कि मोटापा के साथ काफ़ी इसका कोरिलेशन था। और 70 साल तक का, 69 ईयर्स तक का, 70 साल तक का 69 ईयर्स ले लीजिए, 99.41 सर्वाइवल है। और हमारे कंट्री में जो डेटा है दूसरे कंट्रीज से उन्हें लिए थे, तो 0.0 अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज इट इज़ 0.03 पॉइंट इन्फेक्शन फेटेड रेट की 0.03% लोग की को डेथ होता है अप टू 70 ईयर्स में। और हमारे देश में 97% लोग क्या है, अब 70 ईयर्स के नीचे है। खाली 3% लोग ही 70 ईयर्स के ऊपर है, 3-4% के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमारे को कोई बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 90 करोड़ 100 करोड़ लोगों को कोई रिस्क नहीं था, और उनमें कोई डेथ रेट नेग्लिजिबल था। और जो डेथ भी हुए थे वो 3 से 4 कोमोबिडिटी वाले को हुए थे या ओबिसिटी वाले को हुए थे। रेयरली एक आध डेथ हो जाता है कई बार। इस क्षेत्र पर अगर सफ़ेद टोपी देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये, इससे अगर हम सोचते हैं तो हम छोटे बच्चे को या स्कूल को बंद नहीं करते। बिजनेस, यंग लोग 40-50 साल वाले बिजनेस नौकरी करते हैं, उनको भी हम बिजनेस नहीं बंद करते। स्वीडन ने तो बंद नहीं किया था स्कूल, स्वीडन ने स्कूल नहीं बंद किया था, और कोई उनका डेथ रेट बच्चों में भी नहीं था कोई ज़्यादा, या टीचर में भी नहीं था। तो ये तो हो गया आपके। और ब्लैक हैट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैक हैट में हमको क्या, बच्चों को कोविड के खिलाफ टीका क्यों लगा रहे हैं अगर हम सही में देखेंगे। अच्छा, ये इससे वाइट हैट तो सिर्फ डेटा मिल गया। अभी हम इसमें हमको आशा ही आशा की किरण दिख रही है। पीली टोपी पहनेंगे जिसकी हमको पॉजिटिव साइड देखेंगे, पॉजिटिव साइड में देखेंगे कि इसका तो कोई मोर्टेलिटी है ही नहीं है अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। और बुजुर्ग को भी 70 ईयर्स के बाद इसका डेथ रेट 97.6% है।
0.2% या 2% डेथ रेट है। और 70 के ऊपर अगर वो बिल्कुल बेड रिडन है, उसको 5% डेथ रेट है। तो खाली नर्सिंग होम में एल्डरली विद कोमोबिलिटीज में, ये तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, अगर सर्दी भी हो जाए, अगर एल्डरली जो बेड रिडन है उसको निमोनिया के चांसेस रहते हैं, उसके डेथ के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी ये कॉमन कोल्ड वायरस जैसे ही बिहेव कर रहा था, ये डेटा है। अभी हम इससे हमको किरण काफी है, आशा की किरण दिखनी चाहिए थी। अगर उस टाइम देखने देते तो उस टाइम तो कोई को बात ही नहीं सुन रहे थे कि नहीं ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। और फिर ब्लैक हैट में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें क्या है कि हमको जो भी हमने मेजर्स लिए, लॉकडाउन के, बिजनेस लिए, उससे नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो इस कोविड के पूरे सिचुएशन को हम लेंगे और उसके मेजर्स को भी लेंगे, सबको मिला के अगर लेंगे, तो इसमें नेगेटिव चीज़ जितने भी हुए हैं, वायरस से इतना नहीं हुआ है जितना कि उसका लॉकडाउन से हुआ है। या आजकल वैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में, यंग पीपल में, जिनको कि वैक्सीन की जरूरत नहीं थी। तो ब्लैक हैट में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव साइड देखेंगे, किसका नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है, इंटरवेंशन के नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है। अभी लाल टोपी अगर पहनेंगे हम, लाल टोपी में भय, तो आम जनता भय में थी, कई गवर्नमेंट्स के लीडर्स भी भय में थे, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, हो सकता शुरू में भय में थे। पर साइंटिस्ट को तो ये देखना चाहिए था ना, डेटा देखना चाहिए था, उसके पॉजिटिव साइड देखना चाहिए था। भय तो अज्ञान से होता है। अगर आपको ज्ञान, जब ज्ञान आपको मिल गया है कि डेटा है, तो भय चला जाना था। पर उस टाइम प्रोपेगेंडा ऐसा था कि लाल टोपी, सबका लाल टोपी काम कर रहा था, लाल टोपी में सब डर गए थे। और जो दूसरी लाल टोपी होती, जो कि लालच होता, वो भी इमोशन होता है, एक प्रकार का दिमाग नहीं होता है, इमोशन होता है। लालच, जो लालची आदमी होता है उसको बस एक एडिक्शन हो जाता है, कितना प्रॉफिट करे, प्रॉफिट करे। तो लालच से हमेशा उसको लोगों का, या तो खुद लालच हो सकता है वो पूरा हैट यूज कर रहा हो, पर दूसरे का जो लाल टोपी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है कि डर फैलाओ, डर फैलाओ। डर फैलाने से क्या होगा, लोग अपना लाल टोपी से ही सोचेंगे, लोग अपना सफेद टोपी भी नहीं देखेंगे और पीली टोपी भी नहीं देखेंगे। तो पीली टोपी का तो मैंने बता दिया। उसके बाद अभी हरी टोपी क्या थी कोविड में, कि हमारे में ऐसा नहीं है कि काफ़ी कुछ हमारे में रिसर्च हुआ है, नए वैक्सीन फास्ट ट्रैक बनाए हैं, तो वो तो ठीक था। वो एक क्रिएटिविटी है कि नया आविष्कार हुआ है और रिकॉर्ड टाइम में mRNA वैक्सीन बना है। पर उसके साथ साथ एक काली टोपी भी आई है कि अभी इतने जल्दी बनाए हैं, फास्ट ट्रैक किया है, कि उसके साइड इफेक्ट ठीक से स्टडी नहीं किए हैं। और अभी भी एक तरफ का नैरेटिव जा रहा है कि नहीं, हम बस वैक्सीन अच्छा ही है, बुरा नहीं हो सकता, वो खाली उसके बारे में हम पीली टोपी से ही सोच रहे हैं। तो हमको बैलेंस करके देखना कि हो सकता शायद इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आ रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े मायोकार्डाइटिस तो एस्टेब्लिश हो गया, पर्टिकुलरली यंग पीपल में। तो उसको अगर बैलेंस करके देखेंगे तो वाइट हैट में यंग पीपल को तो बहुत कम रिस्क है कोविड से। और पर्टिकुलरली जिनको ऑलरेडी एक बार हो गया, तो अभी सभी को हो गया है, कई इन्फेक्शन हो गए, वैक्सीन लेने के बाद भी हो गया, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है। तो अभी mRNA वैक्सीन या दूसरे कोई भी वैक्सीन, कोई भी चीज़ का साइड, वो ब्लैक हैट हो सकता है, साइड इफेक्ट हमको सोचना चाहिए। और खैर, अभी अन्य पीली टोपी पहनने से हमको मालूम है कि अभी इसमें डेथ रेट बहुत कम है, बुजुर्ग में थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सावधानी कर सकते हैं। और हरी टोपी मैंने बताया कि नए कुछ प्रगति हुई है, हमको नया टीका वगैरह आया है, पर ये टीके के साथ हमको काली टोपी को भी ठीक से देखना है और सफ़ेद टोपी को भी देखना है कि कितना इसका प्रोटेक्शन है। उसके लिए हमको डेटा चाहिए। ट्रायल के डेटा अच्छे से अभी भी नहीं बता रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है, उस पर फिर से हमको रीएनालिसिस करना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा कह देना जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की 110% सेफ है। हमारे सीनियर पॉलिसी मेकर्स ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो कि गलत है। हमको वो भी अपना लाल टोपी से बोल रहे हैं, अपने भावना से बोल रहे हैं, और लोगों को खुश करने वाली बात है। हमको डेटा देखना है, सफ़ेद टोपी देखना है। और हरी टोपी या जो हमको बड़ी तस्वीर देखना है, नीली टोपी पहन के। और हमको देखना है कि
हर पहलू से हर चीज को देखना है। मतलब ये टोपी तो एक सिंबॉलिक था, मतलब ये हम सही में नहीं पहन रहे, पर हम सोच रहे हैं कि हमारे सिर में अभी सफेद टोपी, हम डेटा देखेंगे। लाल टोपी है तो हम अपना भय दूर करेंगे, और दूसरे का लालच देखेंगे। लाल टोपी 2 मिनट बाद निकाल के हम पीली टोपी देखेंगे कि इस सिचुएशन में पॉजिटिव चीजें क्या हैं। काली टोपी देखेंगे कि नेगेटिव चीजें क्या है, जैसे लॉकडाउन, ये स्कूल बंद, ये सब नेगेटिव हो गया, काली टोपी। हरी टोपी से कुछ हम देख सकते हैं कि कुछ आविष्कार, इससे नया कुछ क्रिएटिविटी होता है, नए तरह का सोच होता है कि नहीं। और जो नीली टोपी से हम पूरा ऊपर से देखेंगे कि हमने सबको ठीक से, जैसे पहले हमने एक बार चेस का उदाहरण दिया था, शतरंज का, कि जैसे शतरंज में आप सब पीस को देखते हो। तो फिर क्रिकेट का हमने उदाहरण दिया था कि क्रिकेट में पूरा फील्ड को देखते हो। अभी हमने 6 टोपियों का उदाहरण दिया है कि आप पूरा 6 टोपी लगाओ तो वो, और फिर नीली टोपी पहन के आप पूरा टोपियों को देखो। तो मकसद एक ही है, तरह तीन तरीके अलग है। एक हमने शतरंज के भी तरीके हैं, क्योंकि ये सब थिंकिंग गेम है, शतरंज भी थिंकिंग गेम है, तो वो ब्रॉड थिंकिंग बताता है। क्रिकेट भी एक थिंकिंग गेम है, हर खेल थिंकिंग है, क्योंकि अच्छे कप्तान को स्ट्रैटेजी सोचना पड़ता है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, तो इक्वल है। तो उससे भी उदाहरण दिया। और ये तो डी बोनो ने तो थिंकिंग के ऊपर कई किताबें लिखी है। तो ये आप लोग क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग आजकल कमजोर है, स्कूल में ही कोचिंग चलता है, हर रट्टा लगाते हैं, इतने बच्चे परेशान होते हैं कि थिंकिंग वो कभी डेवलप ही नहीं करते हैं। और अभी हमारे को इस जमाने में हमको सोचने का बहुत ज़रूरत है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सोच पाते, वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं। हम, ये नहीं है कि हर कोई को लालच था, कई साइंटिस्ट नहीं समझ पाए वो, क्योंकि उनका वन ट्रैक थिंकिंग है, एक ही टोपी से सोच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है बहुत ब्रिलियंट है तो उसका उसका थिंकिंग शायद वन ट्रैक हो, नैरो थिंकिंग हो, एक ही दिशा में हो। हमको ब्रॉड थिंकिंग चाहिए, जो अभी कॉम्प्लेक्स दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, हमको ब्रॉड थिंकिंग चाहिए। उस हिसाब से हमको एक जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा आईक्यू हो सोचने के लिए। डी बोनो ने यही कहा है, आपका सोचने का मेथड होना चाहिए। तो ये मेथड एक थिंकिंग हैट, 6 थिंकिंग हैट से 6 पहलू से आप सोच रहे हैं, तो आपका ब्रॉड थिंकिंग है। जरूरी नहीं आपके पास मर्सिडीज है तो आप बहुत अच्छा ड्राइवर होंगे, मर्सिडीज दे के भी लोग एक्सीडेंट कर देते हैं अगर ड्राइवर कमजोर है। तो सिमिलरली आपका बहुत आईक्यू बहुत हाई है, जरूरी नहीं है आप सही सोचेंगे। वो आईक्यू एक ही फील्ड में आपके जो सब्जेक्ट है उसी में है, पर बुरा सोचने के लिए आम आदमी भी, बिगर पढ़ा लिखा आदमी भी अच्छा सोच सकता है, अगर उसका थिंकिंग ब्रॉड हो। और अभी आपका जैसे पैंडेमिक अगला फिर उसका चेतावनी दे रहे हैं, या पैंडेमिक चीटी का है, तो हर इंसान को सोचना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट है उसकी बात को आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इतने ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, और अच्छे थिंकर भी थे, फिलोसोफर भी थे, उन्होंने कहा था कि अनथिंकिंग रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब है कि बिगर सोचे समझे आप कोई एक्सपर्ट की बात को मान लेना और उनको रेस्पेक्ट देना सबसे बड़ा कारण है सच सच को दबाने का। मैंने अगर आप बिगर सोचे अथॉरिटी को मानते हो और उसको क्वेश्चन नहीं करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप सच को दबा रहे हो, सच को कुचल रहे हो। तो हर इंसान को सोचने का, बेशक सोचना, एक्सपर्टीज और थिंकिंग दोनों अलग है। तो थिंकिंग स्किल्स हमको डेवलप करना चाहिए। मेरा यही मैसेज था। आप खुद अपने आप थिंकिंग है, कोई आपको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि भाई एक्सपर्ट ने बोल दिया। आप एक्सपर्ट से पूछो, अगर जवाब नहीं दे सकता है तो आप दूसरे एक्सपर्ट से पूछो और उसको क्वेश्चन करो, अपने नेता को क्वेश्चन करो, रिप्रेजेंटेटिव को क्वेश्चन करो। और अगला पेंडेंट, और अपने बच्चे को भी ये थिंकिंग बेशक सिखाए। आप, वो ऐसे लिखते हैं कोई तो उनको बोलो ये 6, हर ऐसे में ये 6 तरीके से सोच के 6 पैराग्राफ तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो धन्यवाद, आज मेरे को इतना ही मैसेज देना था। जय